नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। हमने अपने पिछले वीडियो में मुगल बादशाह बाबर के विषय में देख लिया है। हमने यह समझा कि बाबर ने कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसके बाद हमने यह भी समझा कि बाबर की अंततः कैसे मृत्यु हो गई। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हुमायूं का उदय किस प्रकार से प्रशासक के रूप में हुआ। जब हुमायूं प्रशासक बना या जब हुमायूं बादशाह बना, उसके बाद उसे किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी, कौन कौन उसके खिलाफ थे, कौन कौन उसके साथ थे और कैसे अंततः हुमायूं बादशाह बना। और ऐसा क्यों कहा जाता है हुमायूं के विषय में कि वह एक विवेक रहित लेकिन दयालु बादशाह था। इन सारे तथ्यों को हम डिटेल से समझेंगे और यह जानेंगे कि हुमायूं कैसे मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें हुमायूं के विषय में। हमने देखा था बाबर की मृत्यु हो गई थी और बाबर की मृत्यु 1530 के आसपास हुई थी और यह मृत्यु कब हुई थी? दिसंबर के महीने में। यह तथ्य हम देख चुके हैं। हमने यह भी देखा कि 1530 में ही बाबर युद्ध लड़ता है घाघरा का और उस युद्ध को जीतता है। मतलब अपने मृत्यु से लगभग थोड़े समय पहले तक बाबर युद्ध करता रहा। हमने यह भी देखा था कि जो आपका बाबर है, उस बाबर की मृत्यु पर दो वर्जन है। मतलब या तो उसको जहर दिया गया या वह किसी बीमारी से मरा था। दो वर्जन हमको मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। उससे पहले एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी। यह जो आपका क्रम है मुगल वंश का और इसमें जो आपके बादशाह हैं, इनका जो क्रम है, यह बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो आपको इन क्रमों को बार बार देखना है। अब हम आज के बाद जो भी वीडियो करेंगे मुगल साम्राज्य से संबंधित, उसमें हम यह कोशिश करेंगे कि इस क्रम को एक बार जरूर देख लें। जब हम इस क्रम को लगातार देखेंगे तो जो मुगल साम्राज्य के प्रमुख बादशाह हैं और उनका जो क्रम है, जो परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है, उसको हम समझ पाएंगे और वह हमारे दिमाग में फीड रहेगा। तो हमने बात की है बाबर की। 1526 में पानीपत के युद्ध से यह उभरता है और 1530 तक यह शासन को संभालता है, आगरा के युद्ध तक। उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर प्रशासक बनेगा हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक। यह इसका पहला फेज होगा। शेर शाह सूरी बीच में आएगा। शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देगा। हुमायूं बाहर चला जाएगा। बाहर मतलब भारत से बाहर। फिर हुमायूं आएगा 1555 में और 1555 से 1556 तक यानी एक साल यह फिर से शासन चलाएगा और यह हुमायूं का होगा दूसरा फेज। इसके बाद आपका शासक बनेगा अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। यह क्रम आपको याद होगा। यहाँ से आपको मुख्यतः देखना है। अकबर के बाद प्रशासक बनेगा जहांगीर 1605 से 1627 तक। जहांगीर के बाद शाहजहां 1628 से 1658 तक। इसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 तक। औरंगजेब के बाद जो आपका बहादुर शाह प्रथम है, जिसे शाह आलम के नाम से भी जानते हैं, 1707 से 1712 तक। इसके बाद जहादर शाह 1712 से 1713 तक। फिर फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक। उसके बाद रफीउद्दराज या फिर रफीउद्दौला 1719 में, यह कुछ महीनों के लिए प्रशासक बना था। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक। फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 तक। फिर आपका आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक और उसके बाद आलम शाह द्वितीय 1759 से 1806 तक। और उसके बाद जो आपका अकबर शाह द्वितीय है 1806 से 1837 तक। और सबसे अंत में जो आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय है 1837 से लेकर 1857 तक। यानी 1857 में जब क्रांति होती है तो इस बहादुर शाह जफर को भारत से बाहर भेज दिया जाता है। तो यह पूरा मुगल साम्राज्य का चार्ट है। उसके जो प्रशासक हैं उनके विषय में यह बताया गया है। इसके बाद शुरू हो जाएगा आधुनिक कालीन भारत का इतिहास, या हम कहें अंग्रेजों का भारत में जो प्रशासन है वह शुरू हो जाएगा। कब से? 1857 के बाद से। और 1857 का जो संग्राम होगा, उस संग्राम को अंग्रेज दबा ले जाएंगे और 1858 से जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका भारत पर प्रशासन शुरू हो जाएगा। इसको हम आधुनिक भारत की सीरीज में कवर करेंगे। तो मुगल साम्राज्य के यह सारे प्रमुख राजा हैं। इनके विषय में हमको डिटेल से समझना है। एक एक चीजें हमें देखनी है। बाबर के विषय में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। हुमायूं से आज हम शुरू करेंगे। हमने देखा था कि जो आपका बाबर है उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाबर की कई सारी पत्नियां हैं और उनके कई सारे संतानें हैं। वह संतानें कौन कौन सी हैं और उनमें किस तरह के विवाद हैं, उसे हम समझते हैं। बाबर की एक पत्नी का नाम है माही बेगम
और इसी माही बेगम से उत्पन्न होता है हुमायूं, जिसका पूरा नाम क्या है? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और बाबर इसी को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। लेकिन बाबर एक चीज हुमायूं से कह के जाता है कि जब वह मृत्यु को प्राप्त करे या जब हुमायूं बादशाह बने, तो जो क्षेत्र है मुगल साम्राज्य का, उस क्षेत्र को अपने भाइयों में क्या करे? बांट दे। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य का वह कौन सा बादशाह था जिसने अपनी संपत्ति को या अपने क्षेत्र को अपने भाइयों में बांट दिया या मुगल साम्राज्य का बंटवारा किया? तो वह व्यक्ति कौन है? हुमायूं। जो आपकी यह माही बेगम है, इनका एक भाई है मेहदी ख्वाजा। यह मेहदी ख्वाजा बाद में यह कोशिश करेगा कि मुगल साम्राज्य पर इसका अधिकार हो जाए, इसलिए आप इस नाम को भी ध्यान रखिए। अभी इस विवाद को हम समझेंगे। इसकी जो दूसरी पत्नी है बाबर की, गुलरुख बेगम, इसकी दो संतानें हैं। एक आपका कामरान मिर्जा, एक आपका अस्करी मिर्जा। फिर इसकी एक तीसरी पत्नी है दिलदार बेगम, इसकी एक संतान है हिंदाल मिर्जा। और इसकी एक चौथी पत्नी भी मिलती है मसीह बेगम, लेकिन इसकी संतान के विषय में हमको पता नहीं है। मुख्यतः कौन कौन है? कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा, हिंदाल मिर्जा। और इन तीनों का संघर्ष होगा किससे? हुमायूं से। या आपस में इनमें संघर्ष होगा साम्राज्य को लेकर। साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, इस बात को लेकर लड़ाई होगी। और मुख्यतः लड़ाई यह होगी कि कौन ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर अधिकार कर ले। इसी क्रम में जो आपका मेहदी ख्वाजा है, जो कि माही बेगम का भाई है, यानी बाबर का क्या है? बहनोई है, यह भी प्रयास करेगा कि प्रशासन में इसका अधिकार हो जाए। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को विभाजित कर दिया, यह हमने पहले बताया। और इसने क्यों विभाजित किया? क्योंकि यह चाहता था कि जो इसके भाई है वह संतुष्ट हो जाए, उत्तराधिकार को लेकर कोई विवाद ना हो। और बाबर ने इससे कहा भी था कि यह अपने क्षेत्र का विभाजन कर दे। यह चाहता था कि इसका जो साम्राज्य है वह डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि भाइयों में युद्ध होगा, साम्राज्य डिस्टर्ब होगा। तो यह चाहता था कि साम्राज्य डिस्टर्ब ना हो, जो परिवार है वह आपस में किसी तरह से बना रहे एक होकर। और जो इनकी पुरानी परंपरा है, जैसे हमने चर्चा की थी लोधी साम्राज्य के रेफरेंस में, जहां पर व्यवस्था यह थी कि सारे लोग क्या होते थे? सामंत होते थे, प्रशासनिक क्षेत्र को जीतते थे, सारे लोग मिलकर प्रशासन चलाते थे। राजा की जो भूमिका होती थी वह बहुत सीमित होती थी। इसी क्रम में, या यह जो व्यवस्था है, इसी क्रम में जो आपका हुमायूं है वह भी अपने क्षेत्रों का विभाजन करता है, अपने भाइयों को क्षेत्रों पर अधिकार देता है। इससे प्रशासन चलाने में भी सुविधा होती, क्योंकि कोई विरोध ना होता, जनता संतुष्ट रहती, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती और साम्राज्य पूरी तरीके से चल सकता था। यह हुमायूं ने सोचा था और इसी सोच के साथ इसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था। जो आपका कामरान मिर्जा है, हुमायूं का भाई, इसको इसने क्षेत्र दिया जो पश्चिम का क्षेत्र है, यानी पंजाब, कंधार और काबुल। इन सब पर प्रशासन हो गया किसका? कामरान मिर्जा का। लेकिन शुरुआती चरण में तो कामरान ने साथ दिया हुमायूं का, लेकिन बाद में हुमायूं के खिलाफ ही इसने संघर्ष किए और हुमायूं को कैद करने की भी कोशिश की। बाद में यही कामरान मिर्जा जो आपका अकबर है, उसे मारने की कोशिश भी करता है। इसे हम आगे समझेंगे। इसके बाद आपका है दूसरा भाई हिंदाल मिर्जा। इसको कहाँ का क्षेत्र दिया? मेवाड़, अलवर और मालवा का क्षेत्र, यानी जो राजस्थान का मुख्य क्षेत्र है, जहां पर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था या उसका प्रभाव था, वह क्षेत्र दिया किसे? हिंदाल को। लेकिन एक समय जो आपका हिंदाल है, इसने खुद को ही सम्राट घोषित कर लिया, यानी बाबर का उत्तराधिकारी खुद को घोषित कर दिया। हुमायूं की जगह इसने खुद को बादशाह बताया। लेकिन बाद में हिंदाल मिर्जा हुमायूं की मदद करता है और अंततः अफगानों के खिलाफ लड़ाई में मारा जाता है। फिर इसका तीसरा भाई अस्करी मिर्जा, इसने इसको गंगा यमुना का जो दोआब है उस क्षेत्र को दिया, यानी संभल का क्षेत्र, रोहिलखंड का क्षेत्र। यह सारे क्षेत्र किसको दिए? अस्करी मिर्जा को। लेकिन अस्करी मिर्जा बाद में मिल जाता है शेर शाह सूरी से। जो आपका शेर शाह सूरी है, यह मुख्यतः उदित होता है बिहार में, और बिहार से जो सटा क्षेत्र है वहां पर प्रशासन किसका है? अस्करी मिर्जा का। अस्करी मिर्जा मिल जाता है शेर शाह सूरी से, और शेर शाह सूरी की मदद से वह हुमायूं को भारत से बाहर कर देता है। तो तीन भाई हमने देख लिए, हिंदाल, अस्करी और कामरान मिर्जा। कामरान को क्षेत्र दिया पश्चिम का, हिंदाल को क्षेत्र दिया राजस्थान का, अस्करी को क्षेत्र दिया गंगा यमुना दोआब का। अस्करी मदद करेगा किसकी? शेर शाह सूरी की, क्योंकि यह आपका जो बिहार का क्षेत्र है उससे सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर इसका प्रशासन है। जो आपका हिंदाल है वह राजस्थान के क्षेत्र में है, और यह मदद करेगा किसकी? हुमायूं का। अफगानों के खिलाफ लड़ता हुआ यह मारा जाएगा। जो आपका कामरान है, इसका क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम, यानी पंजाब का जो क्षेत्र है, कांधार का जो क्षेत्र है, वहां पर इसका प्रशासन है।
और यह हुमायूं के खिलाफ विद्रोह करेगा, हुमायूं को कैद करने की कोशिश करेगा, हुमायूं को मारने तक की यह कोशिश करेगा। तो यह तीनों भाई हैं। सुलेमान मिर्जा इनका भतीजा है, लेकिन हुमायूं इस सुलेमान मिर्जा को भी हिस्सा देता है साम्राज्य में। यह कामरान मिर्जा का पुत्र है। तो कामरान मिर्जा का पुत्र सुलेमान मिर्जा, इसे भी हिस्सेदारी देता है कौन? हुमायूं। इस तरह से हुमायूं ने अपने पूरे साम्राज्य का बंटवारा कर दिया और खुद अपना प्रशासन रखा दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर। तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? वह पहला मुगल बादशाह या पहला और अंतिम मुगल बादशाह जिसने अपने साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा किया, वह व्यक्ति कौन है? हुमायूं। इसको कौन सा क्षेत्र दिया? कामरान को क्षेत्र दिया पश्चिम का, हिंदाल को क्षेत्र दिया राजस्थान का, अस्करी को क्षेत्र दिया गंगा यमुना दोआब का, और इनका जो एक भतीजा है कामरान का एक जो पुत्र है सुलेमान मिर्जा, इसे भी हिस्सेदारी दी गई और बदख्ता की जागीर इसे प्रदान की गई। हुमायूं के पास खुद का बचा दिल्ली और आगरा का क्षेत्र। इस तरह से पूरा साम्राज्य विभाजित हो गया। लेकिन हुमायूं को बहुत सारे लोग चाहते थे कि वह सम्राट ना बने और इसलिए उसके खिलाफ विरोध होने लगे। यहाँ पर एक षड्यंत्र की बहुत बड़ी चाल हमको दिखती है, यानी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है हुमायूं के खिलाफ। बाबर ने हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति था निजामुद्दीन अली खलीफा। अब यह आपका जो निजामुद्दीन अली खलीफा है, यह चाहता था कि जो मुगल साम्राज्य है उसकी गद्दी पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो उसके कंट्रोल में हो, और बाबर के समय से ही यह उनका एक मंत्री था। तो जब हुमायूं राजा बना तो इसने क्या किया? हुमायूं को हटाने की कोशिश की और यह चाहता था कि हुमायूं की जगह जो मेहदी ख्वाजा है, मेहदी ख्वाजा मतलब बाबर का बहनोई, यह मेहदी ख्वाजा बन जाए बादशाह। और ऐसा यह क्यों चाहता था? यह चाहता था कि जो मुगल साम्राज्य है उस पर इसका प्रभाव बना रहे, कोई ऐसा व्यक्ति बादशाह बने जो इसके कंट्रोल में हो। और मेहदी ख्वाजा निजामुद्दीन अली खलीफा के कंट्रोल में था। इसने अफवाह क्या फैलाई कि जो आपका हुमायूं है यह एक तो अनुभवहीन है, नासमझ है, और हुमायूं के खिलाफ अलग अलग प्रचार प्रसार इसने किए। कुछ प्रचार प्रसार इसमें ठीक भी थे, जैसे हुमायूं के खिलाफ एक चीज इसने फैलाई कि हुमायूं बहुत बड़ा नशेड़ी है। और यह बात लगभग सही है। लगभग सही क्यों? क्योंकि हुमायूं अक्सर नशे में रहता था। दरबार के लोग इसके पास आते थे, अपनी बातें बताते थे, हुमायूं उनकी बात सुन तक नहीं पाता था, इतने नशे में होता था। इसकी चर्चा बाद में कई सारे इतिहासकार करते हैं। और अंत में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, उसके पीछे भी, क्योंकि कहा जाता है कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर यह मर गया था, तो वहां पर जब इसकी मृत्यु हुई थी उस समय भी यह कहा जाता है कि वह नशे में था और उस नशे के कारण गिरा था। तो हुमायूं के खिलाफ यह एक प्रमुख भूमिका बन चुकी थी कि वह एक बड़ा नशेड़ी है। और मेहदी ख्वाजा के विषय में जो आपका निजामुद्दीन अली खलीफा है, यह फैला रहा था कि मेहदी ख्वाजा सबसे योग्य व्यक्ति है। मेहदी ख्वाजा भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसे लग रहा था कि अपने आप वह बादशाह बना जा रहा है, उसे मौका मिल रहा है और वह क्यों ना रुचि दिखाए। तो वह भी चाहता था कि बादशाह बन लेते हैं, लेकिन इसका विरोध होने लगता है। जो दरबार के लोग हैं और ऐसे बहुत सारे वफादार लोग हैं, वह लोग विरोध करने लगते हैं और इसे एक षड्यंत्र मानते हैं। इस षड्यंत्र के तहत लोग बहुत आक्रामक हो जाते हैं और जो आपका मेहदी ख्वाजा है उसका जो शिविर है, उस शिविर तक को लोग जला देते हैं। इससे जो आपका मेहदी ख्वाजा है वह बहुत डरता है और उसके साथ साथ जो आपका यह खलीफा है, यह खलीफा भी डर जाता है। हुमायूं ने समझदारी से काम लिया, इन दोनों को साम्राज्य से हटाया नहीं बल्कि इनकी शक्तियों को कम कर दिया और कम करने के बाद खुद वह बादशाह बन बैठा। तो राजनीतिक समझदारी दिखाई किसने? हुमायूं ने। हुमायूं में बादशाह की कुछ क्वालिटी हमको मिलती है। एक कई जगहों पर उसकी जो राजनीतिक समझदारी है वह समझदारी हमको दिखती है। इसके साथ साथ जो उसने प्रशासन चलाया, उस प्रशासन में भी कुछ हद तक उसकी योग्यता दिखती है। तो कुछ हुमायूं के पॉजिटिव एंगल भी हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा, और कुछ इसके नेगेटिव एंगल भी हैं, उन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो निजामुद्दीन खलीफा पलट जाता है जब उसने देखा कि जान का संकट आ चुका है, लोग इतने अग्रेसिव हो चुके हैं, तो वह बाजी पलट देता है। हुमायूं भी समझदारी दिखाता है, कोई बड़ा दंड नहीं देता है, इनकी शक्तियां कम कर देता है और कम करने के बाद खुद वह बादशाह बन जाता है। लेकिन बादशाह बनने के बावजूद भी उसके सामने कई सारी समस्याएं हैं। एक समस्या हमने अभी देखी कि दरबारी षड्यंत्र है। एक जो उत्तराधिकार की व्यवस्था है, भले ही इसने अपने भाइयों में साम्राज्य को बांट दिया था, लेकिन वह भाई कोशिश कर रहे थे कि इसके साम्राज्य पर अधिकार कर ले। तो कामरान, अस्करी, हिंदाल, यह सारे इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। दरबार के भीतर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमने अभी बात की निजामुद्दीन अली खलीफा की, यह भी विरोध कर रहा था। इसके बाद जो राज्य की स्थिति है यह भी डिस्टर्ब थी और जो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है
यह भी डिस्टर्ब थी क्योंकि नया-नया अभी राज्य स्थापित हुआ था। भाई 1530 में आपका बाबर मर जाता है और 1530 तक वह क्या कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था। आखिरी युद्ध वह घाघरा का लड़ता है। तो 1530 में युद्ध लड़ते-लड़ते 1530 के जो दिसंबर महीना है, उस महीने में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लगभग वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर ही रहा था, उस समय बाबर की मृत्यु होती है। तो हुमायूँ को एक अस्थिर साम्राज्य मिला था और उसे संभालना था। प्रशासनिक व्यवस्था अभी ठीक से एस्टेब्लिश हुई नहीं थी, उसे भी एस्टेब्लिश करना था। तो हुमायूँ के पास बहुत सारी समस्याएँ हैं। जो अफ़गान सरदार हैं, यह भी बने हुए थे। बंगाल में जो आपका महमूद शाह है, यह स्वतंत्र होना चाहता है। गुजरात में जो आपका बहादुर शाह है, यह भी स्वतंत्र होना चाहता है और यह मुगलों का जो प्रभाव है, उसे किसी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और एक सबसे बड़ी शक्ति शेरशाह सूरी, जिसे शेर खान के नाम से जानते हैं, यह बिहार के क्षेत्र में उदित हो रहा था। बिहार का एक अफ़गान नेता है और वहाँ पर बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना साम्राज्य फैला रहा था। और जो आपका यह शेरशाह सूरी है, इसकी जो व्यवस्थाएँ हैं, वह इतनी स्ट्रॉन्ग है, यह इतनी चतुराई के साथ अपना प्रशासन फैलाता है कि बादशाह के रूप में होते हुए भी हुमायूँ इसको रोक नहीं पाता है और शेरशाह सूरी हुमायूँ को भारत से बाहर कर देता है। इसके साथ-साथ भाई इसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, मतलब कई बार यह अपने भाइयों के पास मदद माँगने को जाता है। भाई इसके कहते हैं कि ठीक है, आओ मदद करते हैं। लेकिन जब यह भाइयों के पास पहुँचता है, तो क्या करते हैं, इसको कैद करने की कोशिश करते हैं, इसको मारने की कोशिश करते हैं। खुद को कई बार जो इसके भाई हैं, वह बादशाह घोषित कर देते हैं, तो वह भी इसके साथ समस्या बनी हुई है। आर्थिक संकट भी है, क्योंकि जो आपका बाबर है, वह युद्ध लड़ रहा था, बहुत सारे क्षेत्रों को वह जीत तो रहा था, लेकिन अभी उसने कोई ऐसी व्यवस्था एस्टेब्लिश नहीं की थी, जिससे क्या हो, नियमित कर आए, यानी नियमित आय का कोई एस्टेब्लिश सिस्टम नहीं था। अभी केवल साम्राज्य विस्तार कर रहा था और साम्राज्य विस्तार करते-करते ही बाबर की मृत्यु हो गई। तो जो आर्थिक संकट है, वह भी बने हुए थे। हुमायूँ खुद भी बहुत कमज़ोर था, क्योंकि जैसे मैंने पीछे बताया कि हुमायूँ क्या था, एक अच्छा नशेड़ी था, खूब नशा करता था। उसके साथ-साथ बहुत लिबरल टाइप का आदमी था, धर्म की बातें करता था। हुमायूँ के साथ एक सबसे फेमस चीज़, वह ज्योतिष में बहुत भरोसा करता था। ज्योतिष के हिसाब से अपने साम्राज्य में कौन कहाँ बैठेगा, इसकी व्यवस्था इसने कर रखी थी। ज्योतिष के हिसाब से यह कपड़े पहनता था, नशे में रहता था और नशा तो इतना ज़्यादा होता था कि इसके दरबार के लोग इससे आकर कोई बात बताते थे, तो यह उसको ठीक से सुन तक नहीं पाता था। तो हुमायूँ खुद भी कमज़ोर, स्थितियाँ भी कमज़ोर, लोग इसके अगेंस्ट में, यह सारी समस्याएँ हुमायूँ झेल रहा था। और इन सारी समस्याओं का परिणाम यह होगा कि हुमायूँ के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह होंगे। हुमायूँ क्षेत्रों को शुरुआती चरण में जीतेगा, लेकिन अंततः शेरशाह सूरी इसे भारत से बाहर कर देगा और भारत में सूरी वंश की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरह हमने देखा हुमायूँ कैसे राजा बनता है और कैसे हुमायूँ के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हुमायूँ इन समस्याओं से पार पाता है और कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और भारत में अपने क्षेत्र का विकास करता है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।